चलिए आज हमारा जो पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी उसका लास्ट यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है बचा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज कलरीमेट्री। हिंदी में कहते हैं इसको वर्णमिति, कलरीमेट्री या वर्णमिति। तो पहले तो ये जो तकनीक है उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इस तकनीक के द्वारा किसी भी ऐसे विलियन का जो कलरफुल हो, रंगीन हो, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है और खास करके उसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उसकी टर्बिडिटी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये तकनीक कहलाती है वर्णमिति या कलरीमेट्री। तो इस तकनीक में क्या सिद्धांत काम करता है, इसका डिवाइस कैसा होता है, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं कि किस प्रकार के सॉल्यूशन का इस टेक्निक के द्वारा एनालिसिस हो सकता है। पहली रिक्वायरमेंट कि सॉल्यूशन ऑलवेज कलरफुल होना चाहिए। इस विधि के द्वारा ऐसे विलियन का बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है जो रंगीन हो, कलरफुल हो। यदि वो कलरलेस है तो हमको उसको कलर या स्टेन उसको देना होगा। दूसरी बात कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीएच से या टेम्परेचर से वो डिसॉल्व हो जाए या चेंज हो जाए, स्टेबल कलर होना चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट बहुत ही आवश्यक होती है। तो चलिए अब हम इस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। कलरीमेट्री में क्या होता है देखिए, पहले मैं डिवाइस बना देता हूं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए लेंस फिल्टर क्यूवेट फोटो सेल एंड, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। चलिए, तो जो कलरीमीटर होता है उसका डिवाइस कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से लाइट निकलती है जो एक सीधे लेंस पर गिरती है। ये लेंस एक अभिसारी लेंस होता है जो लाइट को कंडेंस करता है एक फिल्टर पर। अब यहां पर एक खास बात, ये एक ऐसा फिल्टर होता है जिस पर लाइट आ रही है वो तो कैसी होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली होती है ना, लेकिन ये फिल्टर उसको एक ही या समान तरंग दैर्ध्य वाली लाइट में बदल देता है, जिसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसी लाइट जिसका तरंग दैर्ध्य एक जैसा ही हो। तो यहां तक तो जो हमारी लाइट थी वो मल्टीमेरिक थी, मल्टीक्रोमेटिक थी, लेकिन अब कैसी हो गई है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई है। अब ये इंपॉर्टेंट बात, ये एक टेस्ट ट्यूब जैसा आपको जो एपिटस दिख रहा है इसको कहते हैं क्यूवेट। इस क्यूवेट के अंदर हमारा सॉल्यूशन भरा होता है, इसमें से होकर लाइट जाती है और अल्टीमेटली ये पहुंचती है फोटोसेल पर। ठीक है, और फोटोसेल से इसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से होता है जो जिस पर रीडिंग आ जाती है। तो काम के ये कैसे करता है, सिद्धांत पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले कैसे ये काम करता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले एक कलरलेस या वैक्यूम या तो कलरलेस सॉल्यूशन हो,
उसको इस क्यूवेट में रख करके लाइट गुजर करके रीडिंग देख लेंगे। फिर दूसरी बार हमारा जो कलरफुल सैंपल है उसको रखेंगे और लाइट को गुजारेंगे, फिर सैंपल ले लेंगे और दोनों बार जो रीडिंग आती है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं और अल्टीमेटली हमें पता चलता है इस सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है, उसके पार्टिकल की क्या कंसंट्रेशन है, क्या टर्बिडिटी है, उसके बारे में हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक बार तो क्यूवेट में हमें कलरलेस सॉल्यूशन भरना है और दूसरी बार जो है वो कलरफुल भरना है। इसको कहते हैं क्यूवेट। इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, अंदर डाल सकते हो। हमारे पास बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बार मैं इसी मोबाइल से आपको लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो अब बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। ये एक बार खाली लिया, एक बार कलरफुल लिया क्यूवेट, उससे क्या हो जाता है। देखिए होता क्या है, लाइट का नेचर है कि जब वो किसी सॉल्यूशन से होके जाती है तो उसका कुछ भाग उस सॉल्यूशन के द्वारा अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिस इंटेंसिटी की लाइट आती है, यहाँ आपतित हो रही है, अब पर जो बाहर निकलती है तो उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी में परिवर्तन हो जाता है, सेम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि लाइट का कुछ पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और बस इसी के आधार पर ये रीडिंग आती है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, इंटेंसिटी में उतना ही चेंज होगा। कंसंट्रेशन कम होगी, एब्जॉर्बेंस कम होगा और इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रकाश के अवशोषित होने की क्षमता के आधार पर इस उपकरण को बनाया गया है। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है वो हमारे अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ एक होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि यदि किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजेनस सॉल्यूशन से गुजारते हैं, किसी विलियन से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। तो वो जो एब्जॉर्बेंस है वो दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक कि ये जो विलियन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और नंबर दो लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल पाथ, ये कितना लंबा है, ये वाला डिपेंड करता है ना। सपोज ये इतना होता अगर क्यूवेट, तो हमारा ये पाथ ज्यादा लंबा हो जाता है ना। तो दो चीजों पर निर्भर करता है, इससे ये एक इस तरह से कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसको इस तरह से लिखते हैं एप्सिलॉन सीएल, एब्जॉर्बेंस। तो ये बियर और लैम्बर्ट का जो लॉ है उस पर ये काम करता है। तो इस आधार पर वर्णमिति का विकास हुआ है। तो वर्णमिति का जो मुख्य उपयोग है, जो कलरफुल सॉल्यूशंस है उसकी टर्बिडिटी, उसकी सांद्रता, उसको ज्ञात करने में किया जाता है। हालांकि आजकल इसका भी एक एडवांस वर्जन आ गया इस टेक्निक का, जो और ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा एनालिटिकल दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिससे आप जो है वो जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है उनकी सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि उनमें फंक्शनल ग्रुप, उनका केमिकल बॉन्डिंग, सारी डिटेल मिल जाती है ना। तो आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में भी कलरीमेट्री जो है वो आती है और ये आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। तो आप जब लैब में आओगे तब आप इसको परफॉर्म भी करोगे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और कैसे क्यूवेट से ये रीडिंग लेते हैं ये आप स्वयं सीखोगे। और परीक्षा की दृष्टि से है ही, जब भी इस पे प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न बनता है, तो आपका इसका सिद्धांत, डिवाइस, टूल्स, टेक्निक, प्रिंसिपल, ये सब ध्यान में होना चाहिए ना। तो आप ये चित्र बना लीजिए। चलिए, तो एक बार तो हमने हमारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। अब सपोज कोई पॉइंट बचा हो तो, या
जो जटिल टॉपिक है या सीधे परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं उसी पैटर्न के आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं यूनिट वाइज आते हैं, हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। तो अब हम कुछ इस तरह से अभ्यास करेंगे कि कौन सी यूनिट में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से हो सकती है। 5 नंबर का प्रश्न हो तो आपको कितना आंसर देना, 8 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। या कुछ एक जो एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी हम लिस्टिंग करेंगे। ठीक है।